Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. नहीं होगा सर। ठीक है, तो है ना, बेसिकली लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, है ना, हीट का थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ा था हमने, है ना। तो मैंने बोला था कि भाई इस एक वीक में आप जो मॉड्यूल 1 है ना, जो बैच 1 बैच 2 वाले हैं, वो कंप्लीट कर लेना, है ना। अभी इस बार तो डाउट्स नहीं थे, लेकिन मैं कमिंग वीक में डाउट्स क्लास जरूर रखूंगा, है ना। वैसे भी आप जो क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं आंसर करते ही हूँ भाई। आप थोड़ा वेट करता हूँ, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहा है देन आई विल डेफिनेटली आंसर। जो भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप पूछना हो ग्रुप में डाल दिया, तो अगर कोई नहीं दे रहा है उसका आंसर तो देन आई विल इंटरव्यू। लेकिन मैं एक फॉर्मल डाउट क्लास भी नेक्स्ट वीक रखूंगा, जिसमें कि जो भी आपके मॉड्यूल 1 की क्वेरीज है ना, वो सारे आप पूछोगे। मतलब मॉड्यूल 1 को वाइंड अप करना है बैच 1 बैच 2, है ना। बैच 3 पढ़ रहे हैं, है ना। बैच 2 मॉड्यूल 1 को वाइंड अप करना है जल्दी, है ना। फिर उसके बाद फिर दूसरी चीजें आता है। चलो, तो ये जो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, मॉड्यूल 3 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, दैट इज कैलोरीमीटर। इसमें क्या है ना, अब जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा सा मैकेनिक्स से डिफरेंट है। मैकेनिक्स में लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन है तो बहुत लंबा टॉपिक है, चलता रहेगा, है ना। लेकिन इसके जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, है ना, कि इसमें जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो इसमें कोई बहुत लंबी लंबी चीजें नहीं होती है, ये तुरंत खत्म हो जाती है एक दो क्लास को, है ना। बहुत लंबे लंबे कोई इसमें टॉपिक्स नहीं है सब टॉपिक्स में, है ना। इससे कैलोरीमेट्री है, टू टेक ओनली 2 क्लासेस, है ना। थर्मल एक्सपेंशन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ना। एक्चुअली लास्ट ईयर का हमारा फीडबैक यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाए, है ना। एक्चुअली मैकेनिक्स बहुत मुश्किल आ जाती है, वो करने में थोड़ी सी स्टूडेंट को मुश्किल होती है, और ये इजी आता है लेकिन इसलिए नहीं कर पाए थे, ठीक समझ में पा रहा ही था। तो इसलिए थोड़ा सा हमने स्ट्रेटजी चेंज की है, ताकि ये सब चैप्टर लास्ट में जाए तो पहले ही आप पढ़ लो, है ना। लास्ट में फिर एग्जाम का टाइम आ जाता है ना, एक बार आपके स्कूल के एग्जाम डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे जो होते हैं ना, थोड़े से स्कूल में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर ये सब चैप्टर आपके वीक रह जाते हैं जो मॉड्यूल 3 में। तो हम चाहते हैं कि मॉड्यूल 3 एक काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो उसको अभी हम कंप्लीट करें, पैरेलल में आपका चलता है, ठीक है। तो ये पर्पस था जिसके लिए हमने ये सारी चीजें क्या की है, इंट्रोड्यूस की, है ना। बस क्लास में रेगुलर रहना, क्योंकि जहाँ आप रेगुलर नहीं रहोगे, है ना, फिर वो गायब हो जाएगी, क्योंकि फिर तो टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसकी बेसिक टर्म्स ही नहीं जानते होंगे, बेसिक टर्म्स ही लास्ट क्लास में है ना। तो एक किया था यहाँ पे, एक आसान सा टॉपिक है, दैट इज योर कैलोरी, है ना। कि आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज योर कैलोरी। तो आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कैलोरीमेट्री में 2 लेक्चर लग जाते हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिसमें कि 2 लेक्चर में तो 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा, तो हमने कमिट स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ मैंने बोला था कि भाई एक आपने जो टर्म डिस्कस किया था, द हीट ट्रांसफर, राइट, टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना। किसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर चेंज करना है तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है, Q इक्वल टू आपने ये लिख दिया, ms इंटू डेल्टा, है ना। m मास एस स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी कितना से आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड आपकी है ना। ऐसे आपने हम डिस्कस किया था, that is the heat transfer, right, to change the phase, to change the phase of substance, to change the phase at constant temperature, at constant temperature। कि भाई किसी बॉडी के फेस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस टाइम जो हीट ट्रांसफर होती है वो आपकी होती है m into n, where m is the mass और n क्या होती है, लेटेंट हीट। मे बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकती है। एक थोड़ा ध्यान रखना, इसमें m मास है, s स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर है। ये जो मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होता है, इसको भी एक नाम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं कई बार थर्मल कैपेसिटी। इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, जैसे कि आपका थर्मल कैपेसिटी। जो थर्मल कैपेसिटी होता है इसको हम कैपिटल C से शो करते हैं,
और क्या थर्मल कैपेसिटी जो होता है ये मास एंड स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होता है ना। तो कई बार आप ध्यान रखना हीट कि कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी जब भी वर्ड यूज हो, है ना, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करेंगे थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि मास और स्पेसिफिक हीट का ही प्रोडक्ट होता है। तो मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को ये क्या होता है आपकी थर्मल कैपेसिटी। तो कई बार क्वेश्चन में डाटा में थर्मल कैपेसिटी दिया होता है ना, तो मतलब वो मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट आपको दिया, तो इंडिविजुअल मास और स्पेसिफिक हीट देने की जरूरत नहीं। तो एक टर्म आ गया। और ये तो हम जानते हैं कि Q = ml जो होता है किसी भी सब्सटेंस के फेस को चेंज करने के लिए यूज होता है, लिक्विड से सॉलिड फेस में या लिक्विड से बेसिकली आपके वेपर फेस में। उस जो ड्यूरेशन में जो हीट ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका Q = ml। तो इसके बारे में मैंने और भी चीजें डिस्कस की थी। एक देखो एक वर्ड यूज हो रहा है ये कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में जो मेन चीज एक होती है दैट इज योर कैलोरी मीटर, है ना। एक हम यूज करेंगे कि कैलोरी मीटर होता है, जैसे कि पिक्चर मैंने शो की थी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई आपने एक पिक्चर शो की थी सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट वाज द कैलोरी मीटर। देखो कैलोरी मीटर सिंपल से एक एपरेटस है जिसमें कि हीट के एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। कोई भी कैलोरीमीटर है तो ये सिंपल सा इट इज ए इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस, राइट, इन विच we perform experiment of heat, है ना। तो कैलोरीमीटर सिंपल सा आपका क्या है, एक ऐसा एपरेटस है जिसमें कि हम हीट के एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जैसे जो यहाँ पे इंसुलेटेड वेसल, इस तरह से कोई इंसुलेटेड वेसल होगा और इसमें दो चीज लगी होती है ना, कि इंसुलेटेड वेसल होगा और इसमें ऊपर से दो चीजें मेजरमेंट के लिए लगी होती है। एक तो स्टरर होता है जिससे कि मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म बनाएंगे, और एक इसमें थर्मामीटर होगा जो कि टेम्परेचर की रीडिंग को ये मेजर है ना। तो इसमें दो चीजें लगी होती है, एक तो स्टरर और इसके अंदर जो भी मिक्सचर है, मे बी आइस वाटर, स्टीम वाटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को क्या होता है, कैलोरीमीटर। एपरेटस इन विच वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट, है ना। तो इसी में क्या करते हैं, मिक्सचर को करके यहाँ से हम टेम्परेचर नोट करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, है ना। इसी में आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम जानते हैं। वह प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो होता है वो सिंपल से ही है, हीट लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हीट गेन, है ना। कि भाई एक ही लॉ इसमें है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही होती है कि जो हायर टेम्परेचर की चीज होगी वो हीट यूज करेगी और जो लोअर टेम्परेचर की चीज होगी वो क्या करेगी, आपकी हीट गेन करेगी, है ना। और हीट लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किसके इक्वल हो जाएगा, आपकी हीट गेन, है ना। उधर हमेशा मैं आपको बताऊंगा जो भी चीज पे कोई भी चीज ऐसी चीज प्रिंसिपल को हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, इसलिए आपको यूज करते हैं। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब आप यहाँ पे कोई मिक्सचर रखोगे तो मिक्सचर आपस में तो हीट एक्सचेंज करेगा, लेकिन कैलोरीमीटर भी तो हीट एब्जॉर्ब करेगी। कैलोरीमीटर भी क्या करेगी, जैसे कि आपकी हीट एब्जॉर्ब करेगी और इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कैलोरीमीटर अगर आपने कोई एपरेटस या वेसल लिया हुआ है तो ये वेसल भी क्या करेगा, जैसे कि आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आपको सिंपल सा ये निकालना है कि व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, है ना। किसी केस में अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर बाय कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर या वेसल, है ना। कि जिस वेसल में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं दिस इज अ वेसल, वो भी कोई ना कोई हीट एब्जॉर्ब करे। तो अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर ऑब्लिक वेसल, तो सिंपल सा मास ऑफ कैलोरीमीटर, आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर ले लोगे एंड डेल्टा टी। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर में डेल्टा टी से इंक्रीज हो गया, सपोज आपने इसके अंदर हॉट वाटर डाला तो हॉट वाटर का कुछ पोर्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया।
तो हमें सारे हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर जो होगा या हीट गेन लिखो ज्यादा अच्छा ही होगा कि दिस इज द हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ये हो जाएगा मास ऑफ कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा। एंड एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये जो टर्म है ये आपके कई बार अननोन होते हैं भाई, ना तो आपको कैलोरीमीटर का मास पता होता है ना उसके स्पेसिफिक हीट पता होता है। कई बार क्वेश्चंस में ये दोनों चीजें क्या होती है आपके अननोन होती है। और उसकी जगह पे एक दूसरी चीज दी होती है, आपको दिया होता है कि मास ऑफ कैलोरीमीटर या स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर नहीं दिया होगा, बल्कि आपको दिया होगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। क्या आपको ये दिया होगा वाटर इक्विवेलेंट है ना ऑफ कैलोरीमीटर, है ना कि भाई जो कैलोरीमीटर होगा इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दिया होता है आपको। ये नहीं अगर ये दिया तो इससे भी निकाल सकते हैं कितना ये गेन करेगा, लेकिन ये नहीं दिया होता बल्कि दिया होता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। तो ये जानना होगा कि व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर है इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कि अमाउंट ऑफ वाटर that required right same amount of heat right as that of calorimeter है ना। ये क्या हो जाएगा कि आपका amount of water that required the same amount of heat as that of calorimeter to change its temperature by 1 degree Celsius, है ना। भाई amount of water that requires the same amount of heat as that of calorimeter to change its temperature by 1 degree Celsius। मतलब ये हो गया कि जैसे कोई m मास का कैलोरीमीटर है, इसका स्पेसिफिक हीट SC है और इसका टेम्परेचर क्या है डेल्टा टी होगा। तो सेम डेल्टा टी के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितने अमाउंट का वाटर उसके इक्विवेलेंट है ना, कितने अमाउंट का वाटर उतनी हीट क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, उसी को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मतलब ये चीज इक्वल हो जाएगी mw SW इनटू डेल्टा, और इसी mw को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका वाटर इक्विवेलेंट है। तो आप देखो मतलब कैलोरीमीटर की जगह पे हम mw से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट या मास कितना है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आपको ये दिया होगा कि इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर क्या है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इस कैलोरीमीटर की जगह पे हम कितने अमाउंट के वाटर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट सिंपल सा है कि जब भी आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा तो आप ये करोगे रिप्लेस राइट कैलोरीमीटर बाय वाटर of by water equivalent, कैलोरीमीटर by water equivalent। ये इसका मेन कंसेप्ट होता है ना। कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैलोरीमीटर को वाटर इक्विवेलेंट से क्या करना है, जैसे कि आपका रिप्लेस कर देना है। अगर आपको दिया हुआ है कि जैसे ये कैलोरीमीटर है ना, इसका आपको वाटर इक्विवेलेंट mw जो दिया हुआ है ये सपोज आपको 15 ग्राम दिया, तो मतलब ये हो गया कि कैलोरीमीटर को हटा के आप 15 ग्राम वाटर ले सकते हैं। जितना कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब करेगा उतने ये 15 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। अगर कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट आपको 15 ग्राम दिया हुआ है तो मतलब वाटर को हटा कैलोरीमीटर को हटा के 15 ग्राम वाटर से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। मतलब 15 ग्राम वाटर अपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सेम हीट एब्जॉर्ब करेगा जितना कैलोरीमीटर का। तो जो कैलोरीमीटर का कंसेप्ट है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमें कि हमेशा न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर दिया होगा, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको कैलोरीमीटर को हटा के उतने ग्राम वाटर आप एक्स्ट्रा है ना, उसी को हम क्या होता है कि आपका वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। ये थोड़ा सा कम है क्योंकि आपको जानना होगा। लिख लो इस तरह से हम रिप्लेस करते हैं। किसी को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। भाई वो तो सर हम कोई ऐसी वेसल क्यों नहीं लेते जो हीट एब्जॉर्ब भी ना करे। सर एक बार नोट भाई हीट तो कोई भी चीज एब्जॉर्ब करेगी।
ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि हीट एब्जॉर्ब नहीं करे। सर हम बहुत कम मास का ले सकते हैं सर कैलोरी मीटर। भाई इंसुलेटेड का मतलब है कि यहाँ से हीट बाहर नहीं जा रही, लेकिन ये कैलोरीमीटर में तो हीट जाएगा ना। जैसे मैं ऐसा करूंगा, आप कैलोरीमीटर का मतलब वेसल हो गया। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कैलोरीमीटर का मतलब क्या हो गया, आपका वेसल हो गया, है ना। इसमें मैं सिंपल सा इस तरह से देखता हूँ कि कैलोरीमीटर में कुछ नहीं होता, ये आपका जो है ये एक थर्मामीटर होता है ना। ये इसमें एक क्या होता है, जैसे कि आपका थर्मामीटर है ना। ये जो चीज होती है इसको हम और ये कोई आइसोलेटेड वेसल है। आइसोलेटेड क्या होता है, जैसे कि आपका वेसल है ना, मतलब इससे हीट बाहर नहीं जाएगी, आपस में हीट एक्सचेंज, लेकिन कैलोरीमीटर हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। और समझना क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस तरह का सेटअप नहीं लूंगा, आप सिंपल सा कोई इस तरह से कंटेनर ले, कोई वेसल है ना, कि इस तरह से आपने क्या ले लिया, कोई वेसल ले लिया और इस वेसल में आपने आइस प्लेस कर, वेसल में आपने क्या प्लेस कर दी, आइस, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर आइस आपने 0 पे प्लेस की है तो एक्चुअली वेसल का भी जो टेम्परेचर होगा ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। स्टार्टिंग में सारी चीजें यूनिफॉर्म टेम्परेचर की होगी, आइस भी 0 पे है और ये वेसल भी 0 पे। अब क्या होगा ना, अगर मैं इसमें कोई वाटर फिल कर दूं, है ना, यहाँ पे मैं वाटर अगर ले लूं सपोज किसी हाई टेम्परेचर मे बी 80 डिग्री सेल्सियस, है ना, वही यहाँ पे वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया, तो अब उसको पता है कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये वेसल भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था और वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम ये बोलेंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यहाँ पे अप्लाई करूं तो मैं ऐसा बोलता हूं कि फाइनल टेम्परेचर पूरे सिस्टम का T हो। लेट एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज T, टेम्परेचर इज T। हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया। तो T किसका टेम्परेचर हुआ है, ये वाटर 80 से T पे आ गया, आइस मेल्ट होकर इसका टेम्परेचर भी T पे पहुंच गया और जो वेसल है इसका भी तो टेम्परेचर T पे पहुंचा होगा ना। अगर फाइनल टेम्परेचर पूरे सिस्टम का T है तो इस वेसल का टेम्परेचर भी T पे पहुंचा। तो मैं इसमें अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगाऊं तो मैं लिखूंगा हीट लॉस इक्वल टू हो जाएगा हीट गेन, है ना। यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपका हीट लॉस इक्वल टू क्या हो गया, जैसे कि आपका हीट गेन। तो सपोज यहाँ पे वाटर जो है वो m1 ग्राम है और आइस जो है वो m2 है। ये वाटर कितने ग्राम है, जैसे कि आपका m1 ग्राम है, आइस कितने जैसे कि आपके m2 है और कैलोरीमीटर का मास जो है वो m3 है ना। तो भाई कैलोरीमीटर या वेसल का मास कितना है, जैसे कि आपका m3। मैं क्या बोलूंगा, हीट लॉस, वाटर 80 से T पे आ गया, मैं लिखूंगा m1 into स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू ये 80 से T पे आ गया, है ना। m1 ग्राम का वाटर जिसकी की टेम्परेचर पहले आपकी जो थी वो आपकी 80 थी, 80 से किस पे यहाँ पे 80 पे। अब ये हीट या आइस गेन करेगा, पहले तो आइस मेल्ट होगा, तो आइस मेल्ट हो जाएगी, तो आइस का मास आपने जो लिया था वो लिया था m2 ग्राम, तो आप लिखोगे m2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या हो गया कि आप देखो अब सब चीजें 0 पे आ गई थी ना, आइस भी 0 पे मेल्ट हो गया और वेसल भी 0 पे, तो अब सबका टेम्परेचर T बढ़ेगा। तो जो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा m2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू T माइनस 0। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हम किसकी पुट कर देंगे, आइस की, क्योंकि वाटर के हाफ होती है, सॉरी ये वाटर में, क्योंकि ये तो आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो, तो हम बोलेंगे m2 जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ था इसका टेम्परेचर 0 से कितना पहुंच गया होगा, ठीक, 0 प्लस T नहीं होना चाहिए। वेसल का मास आपने m3 लिया था, अब ये इसका भी स्पेसिफिक हीट कुछ हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर SC हो जाएगा इनटू इसका भी टेम्परेचर T माइनस 0। ये फिनोमेना होगा। अगर मैं यहाँ पे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लगाऊं
तो वाटर जो कि हाई टेम्परेचर पे था उसका टेम्परेचर 80 से T कम हो, ये जो हीट रिलीज हुई इसको इसने गेन किया। तो पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट, इतनी हीट रिक्वायर्ड हो गई। अब यहाँ पे जो आइस मेल्ट हुई है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका टेम्परेचर 0 है, तो 0 से T पे पहुंचेगा, उसने इतने हीट अब्सॉर्ब किया। वेसल भी 0 पे था, वो भी T पे पहुंचा, उसने इतना हीट अब्सॉर्ब किया। तो वही मैं बोल रहा था कि कई बार ये वाले जो टर्म होते हैं ना, ये वाला टेम्परेचर चेंज तो आपको पता होता है, ये चीज अननोन होती है, इसके बारे में आपको पता नहीं है ना, ये चीज क्या होती है, जैसे कि आपकी अननोन, बल्कि इसकी जगह पे ये दिया होता है कि ये जो वेसल है उसका वाटर इक्विवेलेंट MW, भाई ये आपको नहीं पता होता है, बल्कि इसमें ये दिया होता है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल, यहाँ पे ये दिया होता है कि वाटर द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल, ये जो वेसल है इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो आपका MW है ना। तो आपको फिर ये टर्म के बारे में सोचना नहीं, भाई ये टर्म ऐसे रहेगा, ये भी टर्म ऐसे रहेगा, ये भी टर्म ऐसे रहेगा, अब ये टर्म इससे रिप्लेस हो, भाई अब आपको M3 इसका मास कितना है, ये इसकी स्पेसिफिक कितना है, ये नहीं सोचना है, बल्कि इस वेसल की जगह पे कितने अमाउंट का वाटर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे MW, और चूंकि हमने वाटर में मान लिया उसे तो स्पेसिफिक हीट की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी आप वाटर की जरूरत है ना, इनटू आपका T माइनस है ना। तो ये जो चीज होती है इसी को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, कि भाई कैलोरी मीटर को हटा के जितने अमाउंट ऑफ वाटर से हम रिप्लेस कर सकते हैं वही उसका क्या होता है कि आपका वाटर इक्विवेलेंट। तो अगर ये चीज दिया हुआ है तो फिर ये यूज करोगे, लेकिन ये यूजली नहीं दिया होता, बल्कि क्या दिया होता है वाटर इक्विवेलेंट, तो उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट। तो इसी को पूरे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अप्लाई, इसी को बोलते हैं हम बेसिकली आपका हीट, नहीं T+0 क्यों होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं इसमें, मतलब आपको पता होता है कि हर जब हम लिख रहे हैं ना हीट लॉस तो सेल्फ नेगेटिव होगा ही है ना, तो हीट लॉस में ही नेगेटिव वर्ड आता है, तो हायर से माइनस करते हैं, हर जगह पे हायर से लोअर को माइनस है ना, कि भाई टेम्परेचर पहले 0 था अब T हो गया, तो T-0 चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, 0 से T हो गया, इसके 80 से T हो गया, ये टर्म हम पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि हीट लॉस्ट एंड हीट गेन हम वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। सर एक बारी हीट गेन वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला पार्ट, सर हीट गेन कैसे आया? अभी बताते हैं। सर स्टार्टिंग में वो कंटेनर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होगा वो बताना सर। जोर से बोलो बेटा। सर स्टार्टिंग में कंटेनर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होगा? वो दिया होगा क्वेश्चन में दिया होगा है ना। वैसे एक्चुअली होता है कि आइस अगर रखी हुई है और वो मेल्ट नहीं हो रही है तो टेम्परेचर तो पूरे सिस्टम का 0 ही होगा, है ना, टेम्परेचर जो होगा वो पूरे सिस्टम का क्या होगा, 0 है ना। इसमें M3 जो है ना ये कैलोरीमीटर का मास है और जो SC है दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी, ये क्या है बेसिकली सर आपकी वो बोर्ड नहीं दिख रहा सर सर, आपका वीडियो ऑफ है। अभी सर वीडियो ऑफ है। अभी करता हूँ, एक्चुअली मैं वो देख रहा था ना चैट आपको, हाँ अब आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे आप रखना ये तो भाई इसमें जो M3 है इस वेसल का मास है और SC इस वेसल का स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर है ना। तो अगर आपको निकालना है कि कितना हीट गेन कर रहा है तो उसका मास ले लोगे आप, इसी मेटल जिस भी मेटल का बना हुआ है, मेल में एल्युमिनियम का है तो उसकी स्पेसिफिक इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये वेसल हीट गेन करेगा। तो एक तो हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन आपको कई बार क्या होता है ना ये चीजें उतनी पता नहीं होती कि इस वेसल जो है उसका मास कितना है, ये जिस मेटल का बना उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो ये यूजली अननोन होता है। उसकी जगह पे एक दूसरी इंफॉर्मेशन दी होती है कि इस वेसल का वाटर इक्विवेलेंट इतना, मतलब इस वेसल को हटा के कितने ग्राम वाटर से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई चीज है कि जब इसको रिप्लेस करोगे आप इस पूरे टर्म से तो आप इसको लिखो या इसको लिखो एक ही चीज है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि आपका वाटर है ना, ये जो चीज होती है वी कॉल इट एज अ वाटर इक्विवेलेंट है ना। तो इस तरह से हाँ बोलो सर आपने फिर हमें
वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा है ना, कैलोरीमीटर से तो आपने सिर्फ एग्जांपल दिया है ना। वो एग्जांपल दिया, मेन वाटर इक्विवेलेंट ही यूज हो, यस है ना, सर। मेन जो होगा वाटर इक्विवेलेंट ही यूज। मैंने समझाने के लिए किया है कि अगर वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया होगा तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बार वाटर इक्विवेलेंट दिया तो सीधे आप इससे अभी आप न्यूमेरिकल में समझ जाओ कि कैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो सर बेसिकली हर बार वाटर इक्विवेलेंट mw के बराबर होगा ना। वो दिया होगा, हाँ वाटर इक्विवेलेंट एमडब्ल्यू दिया होगा बेटा। यस एमडब्ल्यू सिंबल है वाटर इक्विवेलेंट, हाँ, एमडब्ल्यू जो है ना, एम स्पेसिफिक सब्सटीट्यूट, हीट तो 1 है। हाँ जैसे एमडब्ल्यू जो है किसी केस में 15 ग्राम होगा, तो मतलब इस वेसल की जगह पे 15 ग्राम वाटर आ जाएगा। कभी अगर 20 ग्राम दिया होगा तो 20 ग्राम आ जाएगा, तो सिंबल यूज किया मैंने। अच्छा हाँ, सर, अलग अलग। जैसे ये आपने जो ये एग्जांपल दिया था कि 80 डिग्री सेल्सियस का हमने वाटर डाला जिसका मास m1 है, हाँ तो सर सही है। हमने वहां पे जब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया कि हीट लॉस हीट गेन के बराबर है, और फिर हमने जो कैलोरीमीटर का जो हमने हीट रिक्वायर्ड थी वो हाँ हमने इसके उससे रिप्लेस करा, तो जो MW आपने तो हाँ सर इसमें जो ये MW है ये हमारी जो गिवन मास ऑफ वाटर अब है उसके बराबर है या अलग है? वो अलग है, वो अलग है, उसको इस मास का इससे कोई रिलेशन नहीं। भाई जो वाटर हाँ का मास दिया हुआ था उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग से दिया हुआ है ना। ये मास 10 ग्राम अच्छा भी हो सकता था, 5 ग्राम भी हो सकता था। ये जो मास है वो तो वाटर इक्विवेलेंट है, वो अलग से आपको दिया हुआ है। इस यस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट क्या है सके आपका, तो इस वजह से सर एक यहाँ हम प्रॉब्लम वो है। अवेलेबल हीट मेथड यूज कर सकते हैं सर, जो पिछली हाँ क्लास में किया था। मैं बताता हूँ। देखो इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वैसे तो मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चन जो है ना आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला इससे मैं नहीं करता हूँ यूजली। इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि आपने ऐसा मान लिया कि पूरी आइस मेल्ट, किसी केस में आइस पूरी मेल्ट नहीं भी होती है ना। कि भाई जब आपने ये मेथड यूज किया ना तो आपने ऐसे अज्यूम कर लिया कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट होगी। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में पूरी आइस मेल्ट नहीं भी होती है ना, तो इसलिए ये मेथड उतना फ्रूटफुल नहीं होता, बट प्रिंसिपल तो यही है। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में वो अवेलेबल हीट वाला मेथड उठाया। मैंने बोला था इससे मत सॉल्व करना, बल्कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वो ऐसा हम करेंगे कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे QA, है ना। QA को हम बोलते थे अवेलेबल हीट, अवेलेबल हीट, है ना। फिर हम निकालेंगे QR, और QR होता था रिक्वायर्ड हीट, रिक्वायर्ड हीट, है ना। अब यहाँ पे दो केस आ जाते हैं कि आपने QA निकाला अवेलेबल हीट, और यहाँ पे आ गया QR होता रिक्वायर्ड हीट, है ना। ये क्या कह सके आपका रिक्वायर्ड हीट। यहाँ पे हम दो केस आ जाते हैं। अगर तो अवेलेबल हीट जो है if it is more than required heat, then ice completely melt। तो इसका मतलब होता है कि आइस कंप्लीटली क्या हो जाएगी, मेल्ट। देन आइस कंप्लीटली मेल्ट, completely melt, and balance heat will increase the temperature of the system, balance heat will increase the temperature of the system, increase the temperature। सर अवेलेबल और बैलेंस कौन सी हीट होती थी? अभी वो होगा समझ आपने में क्लास, बेटा लास्ट क्लास अटेंड की थी आपने? सर की थी, लेकिन वो मेथड 2 अभी मुझे बता, समझ में नहीं वो आया कुछ था। न्यूमेरिकल के थ्रू समझिए। अभी आप इसको लिख लो कि Q is the available heat, QR is the required heat। तो अगर available heat required heat से ज्यादा है then ice completely melt and balance heat will increase the temperature of system। जो भी आपका सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर ही बढ़ाए। लेकिन किसी केस में अगर ऐसा हो जाए तो QA is less than QR, अगर कि भाई अवेलेबल हीट कम है और रिक्वायर्ड हीट ज्यादा है,
तो फिर आइस मेल्ट होगी नहीं। यस तो इस केस में ऐसा होता है कि देन आइस मेल्ट पार्शियल। बेटा थोड़ा देर शांत रहो, कोई बात नहीं कि आप लोग आगे आगे पूछते जाओगे ना फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप थोड़ा देर वेट करो, आपकी जो क्वेरीज है ना उसके आप आंसर थोड़ी देर बाद खुद ही आपको मिलेगा। तो थोड़ा देर क्वेश्चन होकर सुनते हैं, या न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आप सब समझ जाओगे। ये तो मैं जस्ट एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि भाई अवेलेबल हीट निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड हीट निकाल लेंगे। अगर अवेलेबल हीट रिक्वायर्ड से अगर तो आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी, और जो बैलेंस हीट होगी क्यूबी है ना, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। लेकिन किसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि QA इज लेस देन QR, देन आइस मेल्ट पार्शियली, आइस फिर पार्शियली मेल्ट हो, पूरी मेल्ट नहीं होगी, है ना। आइस मेल्ट पार्शियली एंड temperature of the system, temperature of system will be 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आइस पार्शली मेल्ट हो रही है, स्टिल मेल्ट हो रही है, तो मतलब फिर तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो वो चीज इसमें कवर नहीं होती, तो वो आपकी केस पढ़नी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बेटा वेट करो, मैं बोल रहा हूँ, वेट करो और माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अगर अवेलेबल हीट रिक्वायर्ड हीट से ज्यादा होगी तो बैलेंस हीट टेम्परेचर बढ़ा के कुछ 0 के बजाय 20 में भी ला सकते। लेकिन अवेलेबल हीट अगर रिक्वायर्ड हीट से कम है तो आइस पार्शली मेल्ट हो, क्योंकि इतनी अवेलेबल हीट है नहीं कि पूरी आइस को मेल्ट करे। और अगर आइस पार्शली मेल्ट हो रही है तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टिल फेज में चेंज होगा। तो स्टिल अगर फेज में चेंज होता है तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कितना होता है, जैसे आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें दो केस आ गए, तो इसमें ऐसा कोई दो केस है ही नहीं ना। इसमें तो आप ये मान के चल रहे हो कि होल आइस मेल्ट, कि जब भी आपने ये सिस्टम लिखा था ना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो इसमें आप ये मान के चल रहे थे आइस मेल्ट कंप्लीट, आइस मेल्ट कंप्लीट। हाँ, इसमें आप ये मान के चल रहे कि पूरी आइस मेल्ट हो गई है, पूरी आइस मेल्ट हो गई है और वाटर टेम्परेचर 0 से T पे पहुंच गई, तो उसमें पार्शियल मेल्ट का कोई इसमें कवर नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेथड ये भी है, मेथड ये भी है, लेकिन प्रिफरेबल ये हो, और उसको न्यूमेरिकल्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन, है ना। फिलहाल आप इसको इस तरह से अभी आप सीख जाओ कैसे हम करते हैं। सर अगर QA QR के इक्वल भी होगा तभी टेम्परेचर 0 होगा ना? तब भी टेम्परेचर 0 होगा, तब भी टेम्परेचर 0 होगा, क्योंकि आइस जस्ट मेल्ट हुई, अब हीट बची नहीं तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाना। भाई आइस को मेल्ट करने के बाद अगर हीट बच रही है तब तो टेम्परेचर बढ़ाएगी। आइस को जस्ट मेल्ट कर पा रही है तो टेम्परेचर 0 है। सर जब आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी तब हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा। सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना मेल्ट हुआ है? अभी वही चीज तो यार, वही मैं बोल रहा हूँ ना यार, इसको बच्चे एकदम जल्दबाजी में रहते हैं। अब वेट करो थोड़ी देर, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल इसको लिखो, इसमें हम निकाल सकते हैं कितना मेल्ट होगा कितना नहीं, और एक्सप्लेन पहले हम इसको लिखो। तो मतलब पूरे के पूरे कैलोरीमेट्री में यही है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ, एक अच्छा मेथड है जिससे कि हम सारी चीजें क्या करेंगे, इसलिए आपको फाइंड आउट। तो वन बाय वन मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, तो उसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। सर एक सेकंड बोर्ड एक बार और दिखा दीजिए मुझे, थोड़ी M3 और SC अननोन होता है, M3 एंड SC इज अननोन। भाई M3 जो होता है, जो M3 Yes, sir, होता है, दिस इज मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर या वेसल। और SC जो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी। ये यूजली आपको पता नहीं होता है ना, लेकिन इसकी जगह पे वो दिया होता है कि व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी। ये चीज तो नोन नहीं होती है, लेकिन आपको दिया होता है वाटर इक्विवेलेंट।
तो अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं आती। अगर वाटर इक्विवेलेंट MW है तो आप क्यू इस फॉर्मूले से निकाल लो MW, और जब अगर आपने वाटर ले लिया यहाँ पे स्पेसिफिक हीट भी वाटर दिया जो कि आपको पता होगा। ये चीजें अननोन होती हैं इसलिए वाटर इक्विवेलेंट। सर कैलोरीमेट्री का इनिशियल टेम्परेचर तो गिवन होता होगा ना? यस। नहीं, आप कभी भी उस मेथड को यूज नहीं करोगे बेटा। आप मेथड जो यूज करोगे ये अवेलेबल हीट वाला यूज करोगे। दूसरा मेथड यूजली हम यूज नहीं, उसको नहीं यूज करते हैं, है ना। सब तरह के क्वेश्चंस में यही यूज करना है। सर एक बार अवेलेबल और रिक्वायर्ड हीट कौन सी होती है बता अभी दीजिए। बेटा आरवीर आप कितना कम्युनिकेट करते हो यार, थोड़ा देर शांत रहा करो। सॉरी सर। थोड़ा देर वेट करो, आपको मैं खुद ही बताऊंगा, इतना इम्पेशंस क्यों हो? ये आप करेंगे, ये आपका गया। तो जैसे कि मैंने वन बाय वन अगर मैं क्वेश्चन दूं तो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। सर ये कर चुके हैं। नहीं, आपने नहीं किया है। उस दिन वाटर इक्विवेलेंट नेग्लिजिबल था। हाँ, इसमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। हाँ सही बात है। अभी बता रहा हूँ बेटा, प्रियांशु अभी बता रहा हूँ मैं। अवेलेबल हीट, रिक्वायर्ड हीट, बैलेंस हीट, तीन ही लाइन का कंसेप्ट है। तो इसको सॉल्व करो जरा सा, फिर नेक्स्ट थीम करता हूँ। इसमें वाटर इक्विवेलेंट आ गया। कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 5 ग्राम। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। So should we use the available heat method in this? क्या बोल रहे हो? Sir, should we do the available method, available heat method? अवेलेबल वही यूज करना है आपको, हमेशा आपको अवेलेबल वाला ही यूज करना है, दूसरा मेथड यूज नहीं करना है। मतलब जो आइस वाटर वाले मिक्सचर क्वेश्चंस हो ना, यही यूज करते हैं। आइस वाटर, आइस स्ट्रीम, वैसे वो भी मतलब लॉ तो वही है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट। सर इसमें भी वेसल जो होगी वो 0 डिग्री पे। हाँ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, वेसल जो होगा वो 0 डिग्री। मैं एक मिनट चेक करता हूँ क्या आंसर है इसका, फिर मैं आपको वेरीफाई करूँ। अदिति जोशी, आपका आंसर सही। अदिति जोशी, और आंसर वाज करेक्ट, जो आपने सेंड किया था पहले। हाँ, यथार्थ कुमार सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। अदिति जोशी, योर आंसर इज करेक्ट।
रिया गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट। चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप अगला क्वेश्चन करना। देखो मैं कैसे करते हैं इसे, काफी लोगों के आंसर वैसे सही है, तो कुछ नहीं है, आप ये ध्यान रखना कि एक कोई वेसल था, एकदम आप सिस्टमेटिकली करते। अब आपको अवेलेबल 8 रिक्वायर्ड 8 सब समझ में। ये कोई वेसल था, इसमें आइस रखी हुई। आइस कितनी थी बेसिकली आपकी 5 ग्राम, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि जो 5 ग्राम आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये मेल्ट नहीं हो रही है, मतलब जिस वेसल में रखी हुई है उसका टेम्परेचर भी 0 ही हो, और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मेल्ट होती है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में कंटेनर और जो चीज उसमें रखी होती है सबका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। हाँ, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है वेसल। अब इसमें हम एक वाटर पोर करते हैं। आपने वाटर जो पोर किया वो 10 ग्राम एट 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कि वाटर जो आपने पोर किया वो कितना किया है, आपका 10 ग्राम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है पूरे। तो मैं देखो ये मेथड हमेशा यूज करता हूँ कोई भी केस में। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द अवेलेबल हीट। अवेलेबल हीट का मतलब ये होता है कि अवेलेबल हीट जो हम निकालते हैं वो हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज द अवेलेबल हीट। अवेलेबल हीट इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर falls from 80 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि फाइनल वो 0 पे आया नहीं, पता नहीं है अवेलेबल हीट कितनी होगी, टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम 80 टू 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं अवेलेबल। आप अवेलेबल हीट लिख दो, मास है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, और टेम्परेचर आप बोल रहे हो 80 से 0 आ गया, तो जो अवेलेबल हीट होगी इस केस में 800 कैलोरी है। इतनी हीट अवेलेबल है अगर टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 से 80 से 0 पे। दूसरा होता है रिक्वायर्ड हीट। रिक्वायर्ड हीट होती है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, टू मेल्ट आइस, है ना, कि भाई आइस 0 पे था उसी में मेल्ट हो जाएगा वो। तो उसको अगर हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी ताकि आइस मेल्ट हो, वो निकाल लेंगे हम। क्यूआर की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एल। आइस 5 ग्राम थी और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजन ऑफ आइस होती है 80, ये 400 कैलोरी है। मतलब अगर वाटर का टेम्परेचर 80 से 0 पे आ जाए तो इतनी हीट अवेलेबल होगी, लेकिन रिक्वायर्ड है मेल्ट करने के लिए सिर्फ 400। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि अगर अवेलेबल हीट रिक्वायर्ड हीट से ज्यादा है मींस आइस विल कंप्लीटली मेल्ट, आइस विल कंप्लीटली मेल्ट, आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ से पता चल गया, कोई डाउट नहीं रहा कि मेल्ट होगी या नहीं, आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी। अब हम निकालेंगे बैलेंस हीट। भाई आइस अगर कंप्लीटली मेल्ट हो गई है तो कितनी बैलेंस हीट बची, क्यूबी। क्यूबी की वैल्यू हो जाएगी अवेलेबल माइनस बैलेंस हीट आपकी 400 कैलोरी। अब ये 400 कैलोरी क्या करेगी आपको जान दो, 400 कैलोरी क्या करेगी, वाटर 80 से 0 पे आ चुका है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पे मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये वेसल तो 0 पे है ही, तो सबके टेम्परेचर को 0 से कुछ ठीक है, वही तो आपको निकाला। भाई वाटर 0 पे आ चुका है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये वेसल भी 0 पे है, तो सबका 0 से टी हो जाएगा। तो बैलेंस हीट इस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो कहां तक बढ़ा सकते हैं, निकाल लेते हैं। भाई बैलेंस हीट 400 है,
अब किस चीज के टेम्परेचर को बढ़ाएगी? 10 ग्राम वाटर प्लस 5 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस वेसल। अब वेसल का क्या करेंगे? वेसल का इसने बोला है वाटर इक्विवेलेंट जो इस वेसल का है, इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो भी 5 ग्राम, मतलब वेसल की जगह पे भी हम 5 ग्राम वाटर ले लेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 5 ग्राम और आ जाए। तो क्या क्या चीजें आप ध्यान रखना, 10 ग्राम वाटर जो 80 पे था 0 पे आ गया, 5 ग्राम आइस जो मेल्ट हो चुकी है, और ये 5 ग्राम वेसल का वाटर इक्विवेलेंट। इस सबका स्पेसिफिक हीट तो वाटर ही आ गई, तो स्पेसिफिक हीट सबका 1 हो जाए, और फाइनल टेम्परेचर T होना चाहिए 0 से T में पहुंचे। यहाँ से T की वैल्यू निकालो, तो T की वैल्यू जो फाइनल आंसर आ जाएगी वो 20 डिग्री। दिस इज द फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ये इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। सर हम किसी भी चीज का वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वाटर इक्विवेलेंट वो एक्सपेरिमेंट में निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालते हैं कैलरीमीटर। भाई कैलरीमीटर कितना टेम्परेचर गेन करने में कितनी हीट ले रहा है, अगर सेम टेम्परेचर चेंज वाटर का होना चाहिए तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सपेरिमेंटली हम वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा ना, हाँ मतलब आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होती है। आयशा आपका आंसर सही था, काफी लोगों का सही था, सोहम सही था, आपका आंसर ध्रुव सही था। मतलब आइस तो 0 पे ही मेल्ट होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। हाउ वी चूज द स्पेसिफिक हीट, जो चीज है उसका स्पेसिफिक हीट ले लेंगे कि भाई जो चीज हम यूज कर रहे हैं, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर का स्पेसिफिक हीट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे वाटर जो था वो 80 से 0 पे आया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, तो पता होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा 1। यहाँ पे भी सब चीजें वाटर ही है, वाटर का टेम्परेचर 0 से T पहुंचना है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो सब्सटेंस में आप टेम्परेचर चेंज तो करते जब हो वो उसकी 80 से 0 पे हुआ तो वो वाटर भी है ना, मतलब लिक्विड है। वाटर जब सर वो 80 से 0 पे हुआ था तो फिर वो वाटर लिक्विड ही है ना, मतलब आइस तो नहीं बना ना? नहीं आइस में कैसे बने, वो तो 80 से 0 पे हम टेम्परेचर लेके हैं, फेस चेंज नहीं किया, उसका फेस चेंज नहीं किया है। वाटर का टेम्परेचर आपने 80 से 0 फेस चेंज नहीं किया। सर वो रिक्वायर्ड हीट वाला स्टेप कैसे निकाला? हाँ सर वो रिक्वायर्ड हीट वाला स्टेप रिक्वायर्ड बेटा आपने लास्ट क्लास नहीं अपने अटेंड की है। किसी भी आइस को मेल्ट करने के लिए मास इनटू लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। मास ऑफ द आइस 5 है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है वो 80 होता है। इसको आप लिख लो, यस जिसने लास्ट क्लास करनी की है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑफ वाटर is 1 calorie per gram डिग्री सेल्सियस, है ना। लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है हाफ 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है ये 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540। मैं डायरेक्ट डाटा यूज कर रहा हूँ, वेपराइजेशन ऑफ, इसलिए बोलता हूँ क्लास 10 करो इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। ये 4 डाटा आपको याद है, बाकी की जरूरत नहीं। बाकी अगर कुछ है तो आपको क्वेश्चन दिया, इसका देने की कोई गारंटी नहीं होती है ना, ये मान के चलते हैं कि बच्चों को पता हो। तो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, एकदम फुल प्रूफ मेथड है ये, है ना। पहले जब मैं व्हेन आई वाज नॉट इन कोटा तो इनफैक्ट मैं भी उसी मेथड से करता था, पहले वाले मेथड से।
है ना। एक कोटा में उन्होंने ये बोल किया था, मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाओ जिससे कि कभी कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। तो आप कोटा में भी टीच पहले वो जो मेथड था ना उसमें जो था वो मेथड, उसमें मान के चलते थे कि आइस मेल्ट हो, लेकिन कभी आइस मेल्ट नहीं भी हो सकती। ये मेथड इस मेथड से सर हमें ये भी पता चल जाता है कि आइस मेल्ट होगी या नहीं। हाँ होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो फिर सर अलग मेथड से करेंगे, नहीं होगी तो फिर अलग मेथड से करेंगे, है ना। तो इससे फुल प्रूफ चीज है। ये सर आप काफी, कोटा में टीचर थे या स्टूडेंट? अरे टीचर था भाई, मेरे ओके जमाने सर, में तो मुझे कोटा लगा में जब आप स्टूडेंट थे तब। नहीं, मेरे जमाने में तो कोटा में कोचिंग थी नहीं, मैं तो बहुत पहले का हूँ। उस टाइम कहाँ है सब कोचिंग वोचिंग थी, उस टाइम एक दो कोचिंग थी इंडिया में पूरे। कोटा तो अभी बना हुआ है, कितनी पहले, 10-15 साल पहले बना होगा। क्या पता, चल ओके सर। ये करते हैं अगला क्वेश्चन। वो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा में चेंज कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा उसी क्वेश्चन में वेरिएशन कर रहा हूँ। अब इसमें नेग्लिजिबल वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मतलब वेसल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब वेसल का कुछ सोचना ही नहीं है। जो भी हीट एक्सचेंज होगा वाटर और आइस के बीच में, वाटर और आइस के बीच। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है आपका आंसर। हाँ सही है, रमेश आपका आंसर सही है। रमेश शब्दाली और आंसर। विवेक आप बिना उसके करके बता दो मुझे, सही है आपका भी वैसे आंसर। विवेक योर आंसर इज करेक्ट। प्रणव सही है आपका आंसर, विवेक सही है आपका आंसर, यथार्थ सही है, यथार्थ आंसर इज करेक्ट। आदित्य गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट। अरे तुम बहुत दिन बाद दिखे आज। हाँ, अचानक से मुझे याद आ गया। सही, मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये हीट वगैरह। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है ना आईटी उसका कल है और उसको बोला, उसके पास ऑप्शन अगर ये है तो एक क्वेश्चन एक चैप्टर से रिवाइज कर सकता है, तो हम उसको सजेस्ट नहीं चैप्टर करते हैं किसी को करते हैं। हाँ 11th में, सर अब 11th में इसकी बोलते हैं रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हम 11th में हम ये बोलते हैं और 12th में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स।
11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हीट एंड थर्मो है और 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न, वो आसानी से नंबर आ जाते हैं, इसमें आसानी से नंबर मिल जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, आई विल एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। काफी लोगों के सही आंसर आए हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। काफी लोगों को सही आ रहे हैं। दक्ष सही आपका आंसर, दक्ष योर आंसर इज करेक्ट, है ना। आरुषि ये आंसर नहीं आ रहा बेटा, बस आप हो सकता है ज्यादा वक्त नहीं कर दिया आपने, कुछ मिस किया होगा। इसका आंसर 70/3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर इज द 70/3, है ना, कि 70/3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बस चेंज क्या था, बाकी सब कुछ तो सेम था। ये जो आइस है वो -20 पे, 0 पे नहीं, और वेसल का वाटर इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं, मतलब वेसल के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं, है ना। इसका वाटर इक्विवेलेंट नेग्लिजिबल, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ आइस एंड वाटर के। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले अवेलेबल हीट निकालेंगे। If temperature of water falls from 80 to 0 डिग्री सेल्सियस, 10 मास है, 1 स्पेसिफिक हीट है, 80 से 0 पे गया 0 डिग्री है। अब ये चेंज हो जाए, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड। अब आइस मेल्ट तो तब होगी ना जब वो 0 पे आएगी, -20 पे आइस थोड़ी मेल्ट होगी। तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर पहले -20 से 0 पे आएगा, है ना। तो उसमें वो हीट लगेगी -20 से 0 आने में, और फिर 0 पे ये मेल्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट। तो पहले -20 से 0 पे लाना होगा, तो रिक्वायर्ड हीट में एक हीट और आ गई। कितने ग्राम आइस है, 5। अब क्योंकि हम आइस का टेम्परेचर -20 करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट भी आइस का नहीं, जिसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं उसी की स्पेसिफिक लेते हैं। वाटर का चेंज कर रहे थे, वाटर ले लिया, तो 5 इंटू स्पेसिफिक हीट इसका हाफ होता है, और आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया 20 से, है ना। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, बाय 0 माइनस ऑफ -20, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड जो होगी 5 मास स्पेसिफिक हीट और -20 से 0 पे, इतनी हीट इसने उसकी, फिर अब ये 0 पे जब आ गया तो अब ये मेल्ट होगा, तो इसमें जो हीट होगी वो ml हो जाएगी, तो 5 इंटू 80। यहाँ से आपके को एक एलिमेंट और आ चुका है, ये आपका 50 आ गया, प्लस ये आपका 450, स्टिल सॉरी 400, मतलब टोटल रिक्वायर्ड हीट 450 है। पहले हीट एक एब्जॉर्ब करके -20 से 0 पे पहुंचेगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट, 450 कैलोरी हीट है। स्टिल वही चीज आती है कि अवेलेबल हीट ज्यादा है, रिक्वायर्ड हीट कम है, मतलब पूरी आइस मेल्ट हो। तो हम निकालेंगे बैलेंस हीट। बैलेंस हीट आपकी हो जाएगी 800 माइनस 450, और ये बैलेंस हीट क्या करेगी, जो सारी चीजें 0 पे आ गई उसका टेम्परेचर 0 से T कर देगी, तो कितना आ जाएगा, एक तो 10 ग्राम वाटर 0 पे था और एक 5 ग्राम आइस 0 पे। अब इसमें वाटर इक्विवेलेंट कुछ नहीं लेंगे ना, और चूंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं इसलिए उसकी स्पेसिफिक बात इनटू फाइनल टेम्परेचर T हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 0, उससे T आ गया। तो जब T सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू 70/3 है, इससे कितना जा सके आपका 70/3 डिग्री सेल्सियस, उससे सेंड कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, सबको हम 0 पे लाएंगे। वाटर का टेम्परेचर -20 पे हो नहीं सकता ना, क्योंकि फिर तो बीच में फेस चेंज हो जाएगा उसका, -20 वाटर कैसे चला जाएगा, फिर तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 पे ही।
सबको हम 0 पे लाते हैं, -20 पे की कोई बात ही नहीं करेंगे। प्रोसेस जैसा मैंने बताया वही यूज करना है ना। तो प्रोसेस जो है रो सही आंसर है ना, तो 70/3 है ना। तो मतलब -20 का कोई इसमें नहीं आएगा, हमेशा ये चीज हम 0 पे ही लाएंगे। आपका पर्पज है समझना, हम सब चीज को 0 पे ला रहे हैं। वाटर 0 पे अगर आ गया, आइस 0 पे पहुंच गई, अब कितना हीट बचा, तो जो बचा हीट होगा वो सिस्टम में टेम्परेचर को बढ़ा, तो हम फिनोमेना यूज करते हैं। तो ये सारे केसेस में एक्चुअली क्या है ना, पूरी आइस मेल्ट हो रही है, लेकिन कभी पूरी आइस मेल्ट नहीं भी हो सकती। हाँ हो सकता है ऐसा क्या होता है। सर पूरी वाटर आइस इक्विवेलेंट लिखा होता तो उसका भी मास ऐड कर देते मास बैलेंस ऐड कर शीट में। देते हैं, बिल्कुल ओके उसका ही मास ले लेते हैं, वो भी बढ़ता ना, फिर उसका टेम्परेचर भी तो 0 से D पहुंचता है ना। उसका टेम्परेचर भी कहाँ से पहुंचेगा, इसलिए आपका 0 से D। चलो इसके बाद हम आते हैं, हाँ ये सही है। मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए थे बहुत दिन पहले, इसी 4 क्वेश्चन में सब कुछ आ गया, एक ही जैसे 4 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 आपने आज किए, पहले किया था, एक और भी ले लिया। अब टेम्परेचर जो वाटर का है ना, वो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया 80 की बजाय। हाँ साक्षी और आंसर इज करेक्ट, लेकिन अब आपको मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। हाँ पीयूष जी आप सही बोल रहे हो, सही। रमेश थोड़ा सा ग्राम में आंसर दे दो बेटा, कितने ग्राम आइस कितने ग्राम वाटर होगा, है ना। हाँ ग्राम में सही होगा ये, देखते हैं। हाँ आदित्य गुप्ता सही बता रहा है, आपका आंसर ठीक है। भव्या सही आंसर है आपका, रमेश सही आंसर है, आदित्य जोशी सही बोल रहे हो आप, जो टेम्परेचर आपने बताया था। हाँ ध्रुव आर्य सही बोल रहे हो आप, इसमें आइस पार्शली मेल्ट हो। एक्चुअली आपने बहुत डेसिमल्स में निकाल दिया ना, मेरे पास उसमें है मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है आंसर, इसलिए मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कोई नहीं मैं अभी बताता हूँ तो आप उससे वेरीफाई। हाँ पीयूष जी सही आंसर है, सोहम प्रसाद सही आंसर, सही आंसर।
एक्चुअली जो मिक्स उसमें भेज रहे हैं ना उनका आंसर में वेरीफाई कर लें। इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई ऐसा स्कूल लेवल और आईटी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं। आईटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसा मैंने कहा। सर मैकेनिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये? दोनों इम्पोर्टेंट है यार, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपके पास टाइम कम है, आपके पास सपोज एक चैप्टर पढ़ने का टाइम है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई एक चैप्टर में क्या पढ़ लूँ आज, कल मेरा एग्जाम है, तो फिर एक चैप्टर पढ़ने में मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ लूँ। सर क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ स्कोरिंग काफी होता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसमें। सही है, सही, सबके आंसर सही आ रहे हैं, है ना, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है यथार्थ कुमार सिंह, है ना। सर इसमें अलग मेथड लगेगा ना? हाँ नहीं ऐसे लगेगा मेरे पास, ऐसे लगेगा? मैं बताऊँ, इसमें नेग्लिजिबल वाटर इक्विवेलेंट है, वो मुझे देखना होता है। देखो क्या है, 10 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस है ना, और वेसल का कुछ सोचना ही नहीं आपके, 5 ग्राम आइस एट -20, बस ये टेम्परेचर 30 हो गया, तो हम अवेलेबल हीट निकाल लेते हैं। मेथड तो वही है, पहले क्या निकाल लेंगे, अवेलेबल हीट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 1 × 30 - ये आपका 300 कैलोरी। अब निकालेंगे हम रिक्वायर्ड हीट। रिक्वायर्ड हीट वैसे ही आप थोड़ा ध्यान रखना क्या होगा कि पहले तो -20 से 0 पे पहुंचेगा, तो 5 × स्पेसिफिक हीट हाफ होता है, और यहाँ पे 20 है, प्लस आइस मेल्ट होगी 5 × तो ये आपका आ जाएगा 450। यहाँ पे उल्टा आ गया, रिक्वायर्ड तो ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे Q अवेलेबल इज लेस देन रिक्वायर्ड, मीन्स आइस पार्शली मेल्ट, और आइस अगर पार्शली मेल्ट हो रही है मतलब स्टिल ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो 0 है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का 0 है। ठीक आंसर तो यहाँ पे जब भी आइस पार्शियली मेल्ट होती है तो उस टाइम टेम्परेचर सेल्सियस। अभी बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा, कि मतलब ये जो मिक्सचर 0 पे होगा इसमें कितना आइस कितना वाटर होगा। तो आप देखो कि आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट बची है, ये हम निकाल सकते हैं ना, है ना, कि हीट बैलेंस हीट सर फाइनल टेम्परेचर 0 कैसी है? इसको ऐसे लगेगा, जब भी कोई चीज फेज चेंज हो रहा है तो 0 ही होगा ना, आइस स्टिल अभी मेल्ट ही हो रही है। अगर वाटर 0 पे आ गया पूरी आइस को मेल्ट नहीं करता, मिक्सचर में आइस भी है वाटर भी, तो सब 0 पे ही है, तभी तो हीट का ट्रांसफर बंद होगा। यहाँ पे बोलेंगे हीट अवेलेबल टू मेल्ट आइस, भाई आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट अवेलेबल, तो आपको रहा है कि भाई इतनी अवेलेबल हीट तो थी, लेकिन इसमें इतना तो हीट यूज हो गया ना, ये तो -20 से 0 पे ही है, हीट अवेलेबल टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इतनी हीट 50 तो यूज हो गई है ना, ये है नहीं, अगर ये होती तो पूरी मेल्ट हो जाती, तो 300 में 50 तो यूज हो गई आइस को -20 से 0 लाने में। अब जो बची होगी वही तो अवेलेबल होगी जो आइस को मेल्ट, तो आपके पास जो हीट अवेलेबल है आइस को मेल्ट करने के लिए वो सिर्फ आपका 250 कैलोरी, 300 में 50 माइनस कर, अभी 250 पूरी आइस को मेल्ट नहीं कर सकती है, तो हम अज्यूम कर लेंगे इट कैन मेल्ट m डैश आइस, ये पूरी आइस को मेल्ट नहीं कर सकती, कितना मेल्ट कर सकती है m डैश आइस, m डैश इनटू यहाँ से 250 आ गया भाई, 300 अवेलेबल हीट थी, इसमें ये 50 था ना,
तो 300 से 50 माइनस कर देंगे ना, तो 50 आ जाएगा। अब जो बची हुई हीट होगी वही तो आइस को मेल्ट कर सकती है ना? तो ये 250 आ गया और ये m डैश को मेल्ट कर सकता है। सिंपल सा बोलेंगे इन दिस केस आइस मेल्ट, कितने आइस मेल्ट होगी? तो m डैश की वैल्यू 25/8 हाँ, आइस जो मेल्ट होगी वो कितनी हो जाएगी? 25/8। अब मिक्सचर में क्या क्या होगा? तो मिक्सचर में अगर लिखा जाए कि आइस कितनी होगी तो 5 ग्राम थी 25/8 मेल्ट हो गई, मतलब आइस कितनी होगी? 15/8। आप समझ गए कि भाई 300 अगर ये वाटर 30 से 0 पे आ जाए तो 300 हीट रिलीज होती है, उसकी 50 तो यूज हो गई, -20 से 0 लाने, तो जो 250 बची है वही तो आइस को मेल्ट करेगी और वो पूरे आइस को मेल्ट कर नहीं सकती है, क्योंकि पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए तो 400 हीट चाहिए, तो वो m डैश को मेल्ट कर देती है। तो m डैश की वैल्यू आ गई, इतनी आइस मेल्ट होगी। तो 5 ग्राम थी, इतनी मेल्ट होगी, तो आइस मिक्सचर में 15/8 ग्राम। अब ये जो आइस मेल्ट हुआ है ये वाटर में तो कन्वर्ट हुआ है, तो मिक्सचर में वाटर कितना हो जाएगा? पहले ही आपके पास 10 ग्राम था, पहले 10 ग्राम वाटर था, अब इसमें जितने आइस मेल्ट हुई होगी वो ऐड हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 105। तो फाइनली मिक्सचर में इतना आइस होगा, इतना वाटर होगा और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टिल आइस वाटर में क्या हो रही है? कन्वर्ट। तो ये पूरा मैकेनिज्म इससे हम solve ये हम कर सकते हैं। इससे मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक मिनट सर ये 250 वाला नहीं समझ आया। 250 आप ये देखो, आप ये बोल रहे हो जो वाटर है वो अगर 30 से 0 पे आ जाए तो कुछ वो हीट रिलीज करेगा, वो जो हीट रिलीज करेगा वो 300 ग्राम करेगा, लेकिन जो उसका 50 है, 50 कैलोरी है यहाँ से ms डेल्टा टी से, ये 50 कैलोरी तो यूज हो जाएगा ना, इसमें यूज हो जाएगा, मेल्ट करने में यूज पड़ी होगा, वो आइस को -20 से 0 ले जाएगा, तो 0 पे आइस आएगी तभी तो मेल्ट होगी। तो 300 रिलीज हुआ था लेकिन 50 तो यूज हो गया -20 से 0 लाने, यहाँ पे जो हीट अवेलेबल टू मेल्ट आइस होगी वो 300 - 50 हो जाएगी। कितने अमाउंट की हीट आइस को मेल्ट करेगी, और वो पूरे आइस को मेल्ट कर नहीं सकती, क्योंकि पूरे आइस को मेल्ट करना है फिर तो इतनी हीट चाहिए 400। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो m डैश को मेल्ट करेगी, तो आपने यहाँ से निकाल लिया कि कितनी आइस मेल्ट, तो m डैश इतना मेल्ट होगा, तो 5 ग्राम आइस थी, इतनी मेल्ट हो गई, तो बची हुई आइस इतनी, मिक्सचर में इतना आइस, और जो आइस मेल्ट हुआ होगा वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा, वाटर 10 ग्राम था उसमें ये आइस मेल्ट हो गया है, तो इतना आपका वाटर हो गया, तो मिक्सचर में इतनी आइस होगी, इतना वाटर होगा और टेम्परेचर जो होगा वो 0 है। तो ये आपको सब कुछ पता चला यहाँ से, जो कि उस मेथड में ऐसा कुछ मेंशन था ही नहीं, इसका मालूम है तो पूरी मेल्ट है ना, उस मेथड से जब सॉल्व करोगे तो बड़ी अजीब अजीब रिजल्ट्स आएंगे, कुछ माइनस 25/8 है, ये 25/8 ग्राम, ये हमारे टोटल कंपोजिशन है। बेटा आइस मेल्ट हुई है जो वो है, अच्छा, जो आइस मेल्ट हुई है वो आइस मेल्ट हुई है वो कंपोजिशन, मतलब अब कितना आइस और इतना वाटर है, पाइप में इतनी मेल्ट हो गई, इतनी आइस बच गई, जो आइस मेल्ट हो गई वाटर में ऐड हो गई है ना। और सर ये सब ध्यान रखना, यहाँ पे हमारी जो आइस है वो पार्शियली मेल्ट हुई है, पार्शियली मेल्ट हुई है, तो शुरू में बोल रहे। यस सर, तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा था कि कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, तो जो मिक्सचर है वो वही वाला पार्ट होगा ना जो मेल्ट होके वाटर बन चुका है। बेटा कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर मतलब अब इसमें क्या बच गया है? यस सर, क्या होगा इसमें? सर अगर जो मेल्ट हो गया वो जो वाटर में आइस ऐड हो गया, जो आइस बची भी तो होगी कुछ ना कुछ, जो सर आइस बच गई है वो इसमें इंक्लूड नहीं है ना? इसमें इंक्लूड है, क्यों नहीं है सर? भाई? कैसे? मिक्सचर का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि भाई पूरी आइस मेल्ट अगर हो जाती तो पूरी जगह पे वाटर ही होता, यस तो सर, पूरा वाटर है, 15 ग्राम वाटर है,
लेकिन अब मिक्सचर में कुछ आइस बची हुई है ना, पूरी मेल्ट कहाँ हुई है, तो कितनी आइस बची हुई है, 5 ग्राम थी, इतनी मेल्ट हो गई, तो इतनी मिक्सचर में आइस बची हुई, और जो वाटर में आइस मेल्ट होगी वो वाटर में कन्वर्ट होकर ऐड हो जाएगा ना 10 ग्राम वाटर में, तो मतलब मिक्सचर में इतना आइस होगा, इतना वाटर, इसका इतना क्या सोचना है। सर अगर हमने अवेलेबल 50 कैलोरी हीट दिया था, देन द कॉम्पोजिशन वुड बी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ना, अगर अवेलेबल 50 का होता। सही है ना। सर जो बाकी की 10/8 फाइनल ग्राम टेम्परेचर 0 इसलिए होगा, फाइनल टेम्परेचर इसलिए 0 होगा क्योंकि आइस पार्शली मेल्ट हो रही है ना, अगर आइस पूरी मेल्ट हो जाती है तो कुछ हीट बचता है, वही तो टेम्परेचर बढ़ाता है, अगर स्टिल ट्रांजिशन हो रहा है, कोई चीज पार्शली मेल्ट हो रही है, कभी भी मिक्सचर में अगर ऐसा हो ना, कोई भी अगर मिक्सचर ऐसा है जिसमें कि फाइनली हम देख रहे हैं कि आइस भी है और इसमें वाटर भी है ना, तो ऑब्वियस बात है अगर आइस और वाटर दोनों है, और आइस जो है वाटर दोनों है, और दोनों में आप कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम तो 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा ना, आइस का टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा, वाटर का भी 0, तभी तो आपस में हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगी, तो आइस का फर्दर मेल्ट होना बंद। यस सर, यस। अगर मान लो वाटर का टेम्परेचर 10 रहता तो उसको और मेल्ट करता ना, तो जब फाइनल इक्विलिब्रियम होगा तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 ही होगा, अगर उसमें आइस स्टिल बची हुई है, अगर आइस बची हुई है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 है। सर जो 25/8 ग्राम है ये वो आइस है ना जो मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, हाँ। और सर 15/8 क्या है फिर ये, जो आइस बची हुई है, तो सर जो आइस बची हुई है हमने हाँ। उसे फिर वाटर जो हमारा मास था वाटर का, हमने उसके साथ फिर इसे ऐड क्यों किया, कहाँ ऐड किया मैंने, आपने लिखा ना कि वाटर फिर हमारा 10 + अरे 25/8। आरवीर थोड़ा सा सोचो जरा सा। अच्छा हाँ समझ में आ गया, तो जो आइस मेल्ट हुई हमने उसे हाँ वाटर के साथ ऐड कर दिया, तो उतने करेंगे ग्राम ना, का हमारे पास वाटर आ गया, वो तो आ गई, और सर 15/8 ग्राम की हमारे पास आइस बच गई। आइस बच गई, तो मिक्सचर में इतनी आइस होगी, इतना वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यस फाइनली सर, यही तो अब आ गया बचेगा। सर समझ में। यस सर। सर और अगर अवेलेबल हीट होता सर 40 कैलोरीज, और तो तब तो आइस विल हैव ऐसा सम नहीं, टेम्परेचर वैसे ना। नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा, ऐसे हम एज्यूम नहीं कर सकते कुछ भी। सर भाई पर फिलहाल वही होगा ना सर। इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, है ना, क्या मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए हमेशा, नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते जो चल रहा होता है, दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हैं। अभी तो फिलहाल इस पे फोकस करो कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना, ये आप कर लो, तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर निकालते हैं, वी फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें। तो एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन है ना, काफी टाइम हो गया है तो टाइम भी पता नहीं चला मुझे, और 5 बजे तो क्लास खत्म होती है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या बन सकता है। हाँ ये कर लो, ये किसी आईआईटी में आया भी होगा। इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस दिया हुआ है, तो इसको यूज करो क्या, तो 2003 में आया हुआ है ना ये।
हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। देखो आ गया, क्या है इसमें ऐसा है नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है। वैसे देखिए मेथड आता होता है आपको, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। रमेश योर आंसर इज करेक्ट, यथार्थ योर आंसर इज करेक्ट, निहाल योर आंसर इज करेक्ट, अकाग्रा जान योर आंसर इज करेक्ट, प्रियांशु योर आंसर इज करेक्ट। सही है। एक मिनट में आता है। सुहाना रावल योर आंसर इज करेक्ट, पीयूष झा योर आंसर इज करेक्ट, रिया योर आंसर इज करेक्ट, आरुषि योर आंसर इज करेक्ट, अनिरुद्ध योर आंसर इज करेक्ट। सही, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया सभी ने, है ना, सबका आंसर सही है। अदिति जोशी योर आंसर इज करेक्ट। भव्या सही आंसर है आपका भी, है ना, एकदम ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, है ना। कुछ नहीं इसमें, अवेलेबल हीट निकाल लो आप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अवेलेबल हीट। अवेलेबल हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 kg वाटर, इसका स्पेसिफिक हीट आपको 1 किलो कैलोरी दिया हुआ और 20 से 0 पे आ गया, ये आपका 100 आ गया ना, 100 किलो कैलोरी आ गया, क्योंकि केजी में भी से किलो कैलोरी। अवेलेबल हीट हो गई, रिक्वायर्ड हीट निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड हीट में 2 kg आइस है इंटू 0.5 इंटू 20, ये तो -20 से 0 पे लाएगा ना इसे, प्लस अगर पूरी मेल्ट होती है, क्योंकि इस केस में हो नहीं है, इक्वल टू 80, ये आपका आ गया कितना, 180। ये कितना आ गया बेटा, ये 20 आ गया, 20 प्लस आपका आ गया 160, मतलब 180 किलो कैलोरी। अगर हम नॉर्मल मेथड यूज करें भाई, वाटर अगर 20 से 0 पे आ गया तो इतनी अवेलेबल, आइस पहले -20 से 0 पे आई फिर 0 पे मेल्ट हो गई, तो इतनी हीट रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है अवेलेबल हीट तो है ना, जो कम है रिक्वायर्ड हीट मींस आइस पार्शली मेल्ट, पार्शली मेल्ट, है ना। अब वही चीज निकालेंगे हम यहाँ पे, सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया कि भाई हीट आइस को मेल्ट करने के लिए अवेलेबल है कितनी। तो आपको पता है 100 अवेलेबल थी, लेकिन 20 तो उसको -20 से 0 पे ले आएगा, वो 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, 100 - 20, इतनी ही तो अवेलेबल बच गई जो आइस को मेल्ट करेगी। 100 अवेलेबल थी लेकिन 20 तो -20 से 0 पे आ गई, और वो पूरी आइस को तो मेल्ट कर नहीं पा रहा है, तो एम डैश आइस को मेल्ट करेगा। एम डैश की वैल्यू 1 kg है, मींस 1 kg आइस विल मेल्ट। अब ये जो 1 kg जो मेल्ट होगा वो किस पे जाके ऐड होगा, वाटर, वाटर। तो 5 kg वाटर पहले तो था ही, प्लस उसमें 1 kg और ऐड होगा, मतलब मिक्सचर में जो वाटर बचेगा वो कितना होगा, 6 kg। तो भी ऑप्शन सही है, और चूंकि पार्शियल मेल्ट है मतलब मिक्सचर में आइस भी होगा वाटर भी होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उस तरह से एकदम आसान से, एकदम आसान है, यही था। अगर आप ठीक से समझ गए तो आईटी में इसके मार्क्स कहीं नहीं जाते, पक्का मिलते हैं, हो ही जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, कल बाकी पढ़ेंगे। सर ये होमवर्क भेजिएगा। सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल से क्या करना है या अभी नहीं करना मॉड्यूल से? अभी मत करो, मॉड्यूल में तो मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो अभी जब होगा तो Yes, बता sir. दूंगा। सर जितनी भी मैं चीजें इसकी हमने शीट पहले पढ़ी, सर ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी यही मतलब कैलोरीमेट्री यही तो पढ़ी है, अभी हमने वाटर ये इक्विवेलेंट हुआ। कैलोरीमेट्री है, यस सर, कैलोरीमेट्री है सर, अभी कैलोरीमेट्री। ओके सर। सर एक हाँ, बोलो। डाउट है। सर हाँ, ये बोलो। जो क्यू क्यू ए है, आपने कहा था फाइनल माइनस इनिशियल होता है टेम्परेचर,
तो हाँ क्यूए में तो फाइनल नहीं जीरो फाइनल नहीं माइनस होगा। इनिशियल नहीं होता बेटा। जब आप लिखोगे ना हीट अवेलेबल, मतलब हायर से लोअर को माइनस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे इसे। हमेशा ये टर्म आप पॉजिटिव बना, जैसे किससे पॉजिटिव हो जाएगा, 20 माइनस 0 करेंगे तो पॉजिटिव। ये कैसे पॉजिटिव होगा, 0 माइनस माइनस 20 करेंगे तो पॉजिटिव। ये सारी चीजें हम पॉजिटिव बना देते हैं क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब लॉस एंड गेन ही होता है। यस तो अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना है, आप सबको पॉजिटिव लेके चलो। थैंक यू सर इस क्वेश्चन में 1 kg आइस बची रहेगी ना? हाँ इस क्वेश्चन में 1 kg आइस बची रहेगी ना? हाँ 1 kg आइस बची रहेगी। इस क्वेश्चन में 1 kg आइस होगी, 6 kg वाटर होगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर। तो मेल्ट हुई थैंक यू सर। है। बस